गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए फ्रेंड्स, आपके अपार प्यार और दुआओं की वजह से हम आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करे जा रहे हैं। उसका उदाहरण आप देख रहे हो, है ना। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे ट्वेल्थ में फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर था हमारा जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। जनन के ऊपर हमने आगे बात की थी कि जनन दो प्रकार से होता है। एक जनन होता है आपके अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक जनन, और ये है अलैंगिक जनन। फिर हमने अलैंगिक जनन के भी सारे जो प्रकार है वो सारे प्रकार हमने देखे थे, राइट। कि जो अलैंगिक जनन है जंतुओं में कैसे होता है, पादपों में कैसे होता है, उनकी हमने एकदम डायग्राम बना करके अच्छे से बात की हुई है, और उम्मीद करता हूं कि वो आपको समझ में भी आया होगा। फिर हमने लैंगिक जनन को स्टार्ट किया। लैंगिक जनन में हमने तीन जो प्रावस्थाएं थी उसको शुरू की थी, है ना। एक हमने प्रावस्थाएं स्टार्ट की थी आपके कायिक प्रावस्था, एक थी आपके जनन प्रावस्था, और लास्ट जो थी वो थी आपके वृद्धावस्था। यहां तक हमने बात की थी। फिर हमने कायिक प्रावस्थाओं के ऊपर भी चर्चा की, और जनन प्रावस्था के ऊपर हमने दो अलग अलग हमारे बिंदु थे। एक था पादपों के विषय में, और अब हम आज बात कर रहे हैं जनन प्रावस्था में मनुष्य यानी कि जंतुओं के विषय में, जंतु और मनुष्य के विषय में, तो उसको हम लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जो जनन प्रावस्था में हम बात कर रहे हैं जंतुओं के अंदर। तो जंतुओं में जो जनन है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है मौसमी जनन, यानी कि मौसम विशेष में ही उनमें जनन पाया जाता है ना। तो जितने भी जो जीव हैं, है ना, जैसे मुख्य रूप से मैं अगर बात करूं पक्षी जो वर्ग है ना, पक्षी वर्ग हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेंढक, छिपकली, ये जो हैं ये मौसम विशेष के अंदर ही प्रजनन करते हैं, यानी कि इनके प्रजनन का जो काल है, प्रजनन का जो समय है वो निश्चित होता है, और वो भी निश्चित कहां से होता है, वो होता है मौसम से संबंधित। इनको ऋतु प्रजनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको ऋतु प्रजनक भी कहा जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करें तो वो है हमारे सतत प्रजनक। नेक्स्ट कौन से हैं? एक तो ये हो गए, और दूसरा होता है सतत प्रजनक। अब देखिए, सतत प्रजनक जो है ये वर्ष में कभी भी जनन कर सकते हैं। वर्ष में चाहे तो एक बार या दो बार, है ना, 2 बार ये जनन कर सकते हैं। 1 बार या 2 बार जनन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है, जो जनन प्रावस्था के अंदर दो प्रकार के कैटेगरी होती है जीवों की। एक जो मौसम विशेष पर्टिकुलर एक टाइम होता है, मौसम होता है, ऋतु होती है, उस ऋतु के अंदर ही ये जनन करते हैं। तो चीज ध्यान रखना, इनको ऋतु प्रजनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको आपको कहा जाता है ऋतु प्रजनक भी इनको कहा जाता है। और दूसरे जो प्रकार के प्राणी होते हैं वो होते हैं सतत प्रजनक, यानी कि ये वर्ष में 1 बार या 2 बार कभी भी जनन कर सकते हैं। तो देखिए, इनसे संबंधित एक और बिंदु निकल करके आता है। वो क्या है कि जनन के समय मादा जो है, जनन के समय जो मादाएं हैं उन मादाओं में कोई चक्रीय परिवर्तन होता है ना। तो जनन के समय मादाओं में जो चक्रीय परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तनीय चक्र को कहते हैं आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल या प्रजनन चक्र कहा जाता है, या रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा जाता है।
ये रिप्रोडक्टिव जो साइकिल यानी कि प्रजनन जो चक्र है, ये चक्र जंतु विशेष के हिसाब से ये अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो प्रजनन जो चक्र है, ये प्रजनन चक्र दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है मध चक्र। कौन सा होता है? मध चक्र। और दूसरा होता है आपकी आतव चक्र। आतव चक्र, क्लियर? इसको बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर? तो देखो हम यहां तक बात कर लेते हैं। ये जो है क्लाइमेट जो है ना, मौसम संबंधित यानी कि ऋतु, एक पर्टिकुलर एक टाइम जो है, मान लो विंटर, समर, है ना, गर्मी या सर्दी, ऋतु विशेष में ये जो प्राणी है, जो जंतु है, ये जनन करते हैं, है ना। जैसे आपके पक्षी हो गया, मेंढक हो गया, छिपकली वगैरह ये हो गए, इनको ऋतु प्रजनक भी कहा जाता है। दूसरे जो जीव है उनको सतत प्रजनक कहा जाता है ना। ये वर्ष में एक बार या दो बार, है ना, तो वो जीव के आधार पर ये अपना जनन करते हैं। फिर हम बात करें कि जो जनन है, जनन एक चक्रीय प्रक्रिया के थ्रू कंप्लीट किया जाता है और उस चक्र को कहते हैं प्रजनन चक्र। और प्रजनन चक्र जंतुओं के आधार पर आपके दो प्रकार का होता है ना, जिसमें एक होता है मध चक्र और दूसरा होता है आपके आतव चक्र, यानी कि एस्ट्रस साइकिल और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर हम नेक्स्ट बात करें, पहले हम बात करें मध चक्र। देखिए जो मध चक्र है ना, मध चक्र जो है ये आपके लोअर जो प्राइमेट्स है, निम्न जो प्राइमेट्स है ना, प्राइमेट, निम्न जो प्राइमेट जंतु है ना, तो जो निम्न प्राइमेट जो जंतु है, इन जंतुओं के अंदर इस प्रकार का जनन पाया जाता है। ऐसे अगर मैं बात करूं, उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली, है ना, गाय, तो ये वो प्राइमेट्स जंतु हैं जिनमें समय विशेष में यानी कि पूरे वर्ष भर में एक क्रमिक परिवर्तन होता है, एक क्रमिक परिवर्तन होता है और उस क्रमिक परिवर्तन को आप कहते हैं मध चक्र यानी कि एस्ट्रस साइकिल। क्या कहते हैं? एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल क्या कहा जाता है? एस्ट्रस साइकिल। इसमें मादा जो है नर को ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है या तैयारी करती है, इसलिए इस समय को इनका प्रजनन काल, क्लियर? क्या कहते हैं? प्रजनन काल। इसी समय को क्या कहते हैं? मेटिंग टाइम। क्या कहते हैं? मेटिंग टाइम, ठीक है। यानी कि समय विशेष जो है, उस समय विशेष के अंदर ही मादा नर को धारण करने के लिए यानी कि कॉपुलेशन, मैथुन के लिए तैयार करती, अपने आप को तैयार करती है और प्रजनन की जो क्रिया है वो कंप्लीट होती है, क्लियर? फिर हम बात कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड जो है वो है हमारा आतव चक्र। आतव चक्र इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या आतव चक्र है, ये जो उच्च प्राइमेट यानी कि मंकी, कप, है ना, ये या मनुष्य, उनके अंदर ये पाया जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं बंदर, है ना, इसको कपी भी बोलते हैं, और मनुष्य, इनके अंदर बंदर, है ना, चिंपैंजी और या मनुष्य, इनके अंदर जो है ये आतव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। इस साइकिल में जो मादा है, इस साइकिल में जो मादा यानी कि फीमेल जो है, फीमेल के अंदर पर मंथ, देखिए विशेष चीज है, पर मंथ यानी कि प्रत्येक माह या प्रति माह एक चक्रीय परिवर्तन होता है। प्रति माह एक चक्रीय
परिवर्तन, एक चक्रीय परिवर्तन होता है ना। और इसी चक्रीय परिवर्तन के दौरान मादा जो है नर को धारण करने के लिए, यानी कि नर को धारण करने के लिए, या यूं कहूं कि मिथुन के लिए तैयार होती है। क्लियर? तो उस कंप्लीट चक्र को कहते हैं आपके आतव चक्र, और इसकी डिटेल से हम चर्चा करेंगे मानव में जनन तंत्र जब हम पढ़ेंगे वहां पर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां तक हम बात कर रहे थे आपके मध्य चक्र और आतव चक्र। मध्य चक्र जो निम्न जो प्राइमेट्स होते हैं, लोअर जो प्राइमेट्स होते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह, उनके अंदर ये पाया जाता है, जिसको पर्टिकुलरली समय को कहते हैं प्रजनन काल या मेटिंग टाइम। अच्छा, इसको हिट टाइम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिट टाइम। क्या कहा जाता है? इसी समय को हिट टाइम या हिट पीरियड कहते हैं। हिट टाइम या हिट पीरियड भी कहा जाता है, और या इसको आप मेटिंग टाइम भी कह सकते हो। ये वो समय है जब मादा नर को धारण करने के लिए अपने आप को फिजिकली तैयार रखती है। ठीक है, विशेष फेरोमोन्स का सिक्रेशन किया जाता है, जिससे ये अट्रैक्ट होकर के नर और मादा के बीच में संभोग यानी कि मेटिंग होता है, यानी कि मैथुन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसी तरीके से जो मनुष्य वगैरह है, जो विकसित जो प्राइमेट है, उनके अंदर आतव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, और ये प्रति माह हर महीने रिपीट होने वाली, मनुष्य के विषय में बात करूं तो मनुष्य के अंदर प्रति माह हर महीने रिपीट होने वाली चक्रिक प्रक्रिया है, जो प्लस माइनस 28 डेज यानी कि 28 दिन का एक चक्रीय प्रक्रिया है ना। प्लस माइनस का मतलब है 2, प्लस माइनस 2 यानी कि 28 डेज का एक साइक्लिक प्रक्रिया है, जिसको आतव चक्र कहते हैं, जिसकी भी कई प्रावस्थाएं होती है, वो हम चैप्टर में जब आएगा तब हम वहां बात करेंगे। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो बात कर रहे हैं वो है लैंगिक जनन की जो आखिरी जो पॉइंट है, वो है हमारा वर्धावस्था। देखिए, वर्धावस्था वो समय है जहां जो कोई भी जीव एकदम से पूर्णतः विकसित होकर के और मरने से पहले का जो टाइम है ना, उस टाइम को आपके वर्धावस्था या सिंपल भाषा में इसको अपन कहते हैं प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, ये जो कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है किसी भी जीव की, किसी का 10 दिन है, किसी का 20 दिन, किसी का 10 साल, किसी का 100 साल, तो इन शॉर्ट मरने से पहले की जो प्रावस्था है वो सारी कहलाती है वृद्धावस्था। राइट? चलो, तो अब हम जो आगे बात कर रहे हैं हमारा जो अगला जो बिंदु है वो है कि एक लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती है? तो अब हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन और लैंगिक जनन से संबंधित प्रमुख घटनाएं। क्लियर? तो पहले इनकी घटनाओं को बताने से पहले मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना करके और इस पूरे टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो देखिए, मान लीजिए कि हम एक पौधे के ऊपर बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम पौधे के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो पौधा है ना, तो पौधे में मान लीजिए एक है आपके नर पुष्प। देखिए, इसके ऊपर हमने अच्छे से चर्चा की हुई है कि नर पुष्प और मादा पुष्प। ऐसा पुष्प जो नर जननांग को धारण करे, है ना, नर जननांग को धारण करे उसको नर पुष्प कहते हैं, और यदि मादा जननांग को धारण करे तो उसे मादा पुष्प कहते हैं। तो ये हो गया यहां मादा पुष्प। क्लियर? अब देखिए, मादा पुष्प के अंदर एक विशेष संरचना बनती है, और उस विशेष संरचना को कहते हैं आपके पुंकेश परागकोश। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपके परागकोश। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपके परागकोश। परागकोश यानी कि एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। परागकोश और पुष्प को स्टार्टिंग में अगर बात करें तो इनको द्विगुणित, क्या कहते हैं इनको कहते हैं द्विगुणित। और देखिए,
मैंने आपको एकदम अच्छे से बताया हुआ है कि द्विगुणित और अगुणित किसे कहते हैं, राइट। तो देखिए द्विगुणित यानी कि जितने गुणसूत्र किसी भी जीव में होने चाहिए वो अगर है किसी कोशिका में तो द्विगुणित, और अगर नहीं है तो उसे अगुणित कहते हैं। खैर आगे बात करें, नर पुष्प की कोई संरचना है, उसको कहते हैं परागकोश। परागकोश में एक संरचना बनती है ना, उसको कहते हैं आपके नर युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद। इसका मतलब मेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट, है ना। बट मेल गैमेटोफाइट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बिकॉज इट्स प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस, है ना। तो ये जो बनता है ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद में, अर्धसूत्री जो विभाजन है ना, अर्धसूत्री विभाजन के बाद में ये संरचना बनती है। तो जो नर युग्मकोद्भिद है, नर युग्मकोद्भिद के अंदर एक संरचना और बनती है, उसको कहते हैं नर युग्मक। नर युग्मक, और इसी को कहते हैं अपने मेल गैमिट। क्या कहते हैं? मेल गैमिट। क्या कहते हैं? मेल गैमिट। और मेल गैमिट भी आपके अगुणित संरचना होती है। क्लियर? इधर बात करें तो मादा पुष्प है, मादा पुष्प के अंदर एक विशेष संरचना बनती है और उस विशेष संरचना को कहते हैं आपके अंडाशय यानी कि ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। तो मादा पुष्प भी क्या होता है अभी? मादा पुष्प भी स्टार्टिंग में डिप्लॉइड, और ये भी क्या होता है? डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। क्लियर? अंडाशय जो है इसके अंदर कोई विशेष संरचना और बनती है, अंडाशय में विशेष संरचना बनती है, उसको कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड यानी कि ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। और ये भी क्या सी संरचना होती है? ये भी होती है आपके डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। बीजांड के अंदर एक और आगे संरचना बनती है और उस संरचना को कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक एक अगुणित यानी कि हैप्लॉइड संरचना होती है। और ध्यान रखना बच्चों, जो भ्रूण कोश है इसी भ्रूण कोश को कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक संरचना होती है, उसको कहते हैं आपके मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट। और ये भी कौन सी संरचना होती है? हैप्लॉइड संरचना। तो देखिए एक चीज देखिए, इस एक ग्राफ से हम दो तीन चीजें पढ़ लेंगे। इस एक ग्राफ से हम दो तीन चीजें पढ़ लेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है कौन सी? कि जनन की जो प्रावस्थाएं जो है ना, लैंगिक जनन की जो प्रावस्थाएं हैं या जो कोई एक्टिविटी, वो हम बात कर रहे हैं। इसी के ऊपर हम बात करेंगे हमारा दूसरा चैप्टर, और इसी से मिलता जुलता है हमारा तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में वर्ड आ जाएगा मानव। बाकी हर एक चीज लगभग समान होती है। तो देखिए यहां पर क्या बना भी? नर युग्मक, यहां मादा, और जब दोनों मिलते हैं, है ना, तो दोनों जब मिलते हैं तो मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं आपके निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक स्ट्रक्चर बनती है और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके 2n जाइगोट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके जाइगोट यानी कि युग्मनज। युग्मनज क्या कहते हैं? युग्मनज या जाइगोट। और ये जाइगोट आगे विकसित होकर के क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण भी क्या होता है? द्विगुणित। और इसी भ्रूण से आगे क्या बनता है? इसी भ्रूण से आगे बनता है बीज यानी कि सीड, और वो भी क्या होता है? आपके द्विगुणित। देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा दोबारा देखिए। होता क्या है कि लैंगिक
लैंगिक जनन में 3 मूलभूत अवस्थाएं होती है। लैंगिक जनन में 3 मूलभूत अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था जो है, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, पहली जो अवस्था है उसको कहते हैं निषेचन के पूर्व की अवस्था, है ना, निषेचन के पूर्व की अवस्था, निषेचन के पूर्व की अवस्था। दूसरा जो है वो है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और तीसरा जो है वो है निषेचन के बाद की अवस्था। तीसरा कौन सा है? निषेचन के बाद की अवस्था। तो देखिए पूर्व की अवस्था, देखिए मैं यहां आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 प्रावस्थाएं होती है। जनन के, है ना, तो निषेचन के पहले की प्रावस्था, निषेचन के समय की अवस्था और निषेचन के बाद की प्रावस्था। इट मींस बिफोर फर्टिलाइजेशन, एट फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 3 मेन लैंगिक जनन की शर्तें होती है, जिसमें देखिए अब थोड़ा गौर से देखिएगा, अब थोड़ा गौर से देखिएगा कि निषेचन से पहले, देखिए ये कौन है? निषेचन की अवस्था है ना। तो निषेचन के पहले ये जो है, ये एक्टिविटी हम पढ़ते हैं कौन से पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट में, निषेचन के पूर्व की अवस्था। यानी कि क्या पढ़ते हैं? यहां से लगा करके, यहां से लगा करके यहां तक की बात समझ में आई क्या? कि किस प्रकार से नर युग्मक बनता है और इसी तरीके से किस प्रकार से आपके मादा युग्मक बनता है। तो वो कौन सी घटना हो गई? बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन के पहले की प्रावस्था। क्लियर? फिर हम पढ़ेंगे निषेचन, इट मींस फर्टिलाइजेशन, इट्स मीन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो हम यहां पढ़ेंगे। इट मींस ये हमारा होगा दूसरा बिंदु। कौन सा? निषेचन। दूसरा बिंदु कौन सा है? निषेचन। क्लियर? बात समझ में आ रही है? देन थर्ड हमने क्या बताया? निषेचन के बाद की प्रावस्था। थर्ड क्या है? थर्ड है निषेचन के बाद की, यानी कि निषेचन के बाद में कौन सी अवस्था होगी? निषेचन के बाद में ये, यानी कि जब जायगोट बन जाएगा, यानी कि युग्मनज बन जाएगा, तो युग्मनज से बीज कैसे बनता है ना, या यूं कहूं कि युग्मनज से भ्रूण कैसे बनता है, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन। सीड कैसे बनता है, यानी कि सीड फॉर्मेशन, है ना। तो ये जो एक्टिविटी है ये हम पढ़ेंगे तीसरे कॉलम, यानी कि हमारा तीसरा जो बिंदु उसके ऊपर। तो एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर देता हूं, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। तो मैंने आपको प्लांट यानी कि पौधों को लेकर के, पादपों को लेकर के उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश की है कि एक पादप जो है ना, उनमें मूल रूप से 3 प्रावस्थाएं होती है निषेचन की, यानी कि लैंगिक जनन की। इसकी पहली जो प्रावस्था है वो है निषेचन के पूर्व की अवस्था, पूर्व की अवस्था, फिर निषेचन की अवस्था और निषेचन के बाद की अवस्था। क्लियर? तो जो फर्स्ट जो है, कौन सा? फर्स्ट निषेचन की प्रावस्था है ना, तो वो हम यहां बात कर रहे हैं। तो ये तो कंप्लीट जो है ये हमारा फर्स्ट बिंदु रहता है, यानी कि किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है? यानी कि नर युग्मक कैसे बनता है और मादा युग्मक यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। राइट? देन सेकंड जो है, सेकंड रहेगा हमारा फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होता है, यानी कि निषेचन की जो क्रियाविधि है, निषेचन की जो प्रोसीजर है वो कैसे होती है। राइट? और थर्ड जो हमारा रहेगा वो है आपके जो भ्रूण है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। क्लियर? तो देखें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और फिर आपको हम आगे से आगे बात कर रहे हैं। देखिए, तो फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, अब हम आगे जो बात कर रहे हैं वो, अब हम पहला पॉइंट ले रहे हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है निषेचन के पूर्व की अवस्था।
निषेचन के पूर्व, निषेचन के पूर्व पूर्व की अवस्था या प्रावस्था, अवस्था। क्लियर? कि निषेचन से पहले या पूर्व की जो घटनाएं है ना, निषेचन के पूर्व की अवस्था या घटनाएं, उसको हम ले रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या बात की थी जस्ट थोड़ी देर पहले कि क्या बनता है, इसमें युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक, यानी कि गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। और जो गैमेट्स है ना, तो गैमेट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो युग्मक है, युग्मक दो प्रकार के होते हैं। यदि दोनों जो युग्मक है वो समान आकार के हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं समयुग्मजी, समयुग्मक या समयुग्मकी। और यदि युग्मकों का आकार अलग अलग हो तो उनको बोलते हैं विषम युग्मक, विषम युग्मक। अब देखिए ये है क्या। देखिए जो समयुग्मक है, सम का मतलब है समान और युग्मक का मतलब है युग्मक, अर्थात दोनों नर और मादा, नर और जो मादा जिसको अपन कह सकते हैं, उनका जो आकार है वो एकदम समान होता है। लेकिन विषम युग्मक में बात करें, है ना, हेटेरो जो गैमेट्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं मनुष्य या मानव। कैसे? देखिए मानव के अंदर जो नर युग्मक यानी कि जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट है ना, जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट है ना, जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट को कहते हैं अंडाणु या अंडा, राइट। शुक्राणु जो है अंडाणु की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। कैसे? देखिए जो शुक्राणु जो है वो एकदम छोटी एक रिड्यूस संरचना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जबकि अंडाणु इसकी तुलना में बहुत बड़ी संरचना है, ऐसे। क्लियर? तो यदि युग्मकों का जो आकार है वो अलग अलग हो, है ना, एक का छोटा एक का बड़ा हो, जैसे मनुष्य की बात करें तो मानव में मेल और फीमेल गैमेट यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, तो शुक्राणु जो है वो छोटे आकार के होते हैं, है ना, ज्यादा मात्रा में बनते हैं, लेकिन अंडाणु जो है वो बड़े आकार का और ये एक ही बनता है। तो ये आपके जो निषेचन की जो पूर्व प्रावस्थाएं हैं, है ना, तो उस पूर्व प्रावस्था में जो पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपके युग्मक या युग्मक जनन। ठीक है, यहां हम बात और करना चाहेंगे कि युग्मक जब बनते हैं तो बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए मैं यहां बता रहा हूं, उसको कहते हैं युग्मक जनन, है ना। क्या कहते हैं भाई? युग्मक जनन, इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, युग्मकों के निर्माण की कंप्लीट प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस, राइट। और युग्मक जनन के द्वारा ही क्या बनते हैं? युग्मक। और युग्मक आकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक समयुग्मजी और दूसरा विषम युग्मजी। यदि दोनों युग्मकों का आकार समान हो, जैसे कि इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये नर है और ये मादा है, ऐसे, है ना, तो इनको आपके क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपके समयुग्मजी। क्लियर? और यदि युग्मकों का आकार अलग अलग हो तो इसको कहा जाता है विषम युग्मकी, यानी कि इसमें नर और मादा यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, अगर मनुष्य का उदाहरण ले तो दोनों अलग अलग आकार की संरचनाएं होती है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अब देखें, अब हम आगे बात कर रहे हैं इसी बिंदु के अंदर हम आगे बात कर रहे हैं कि जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में जो लिंग जो है वो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जीवों के प्रकार की अगर बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी जीव, एक लिंगी,
जीव। दूसरा होते हैं आपके द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी, है ना, एक लिंगी और द्विलिंगी जीव। अब देखिए, एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल, अर्थात दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक जो जननांग है ना, तो उसको मैं पूरा लिखना चाहूंगा कि नर और मादा, है ना, नर या मादा जननांगों में से कोई एक जननांग, ठीक है। देखिए, नर या मादा जननांग दोनों में से कोई एक अगर जननांग किसी भी जीव में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर है, तो उसको कहते हैं आपके एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल। और यदि दोनों जननांग, इसमें अगर बात करूं, दोनों जननांग कौन से, नर तथा नर या मादा, दोनों का मतलब क्या है भाई, यहां नर और मादा दोनों जननांग यदि एक ही जीव में उपस्थित हो तो उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं, ठीक है। तो अब इनके उदाहरण की बात कर लें तो बहुत सिंपल से है। जैसे एक लिंगी में बात करें तो काफी है, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य। द्विलिंगी में बात करें तो कुछ विकसित जो पौधे हैं, है ना, विकसित पादप या पौधे और केंचुआ यानी कि अर्थवर्म। तो इनके अंदर क्या है कि एक ही शरीर, केंचुए में बात करें तो केंचुए के एक ही शरीर में दोनों जननांग अर्थात नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। इसी तरीके से काफी ऐसे विकसित पौधे हैं जिनमें भी एक पुष्प के अंदर दोनों नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। जैसे काफी उदाहरण है, जैसे अगर अपन बात करें तो मटर यानी कि जो पी प्लांट है ना, उनके अंदर नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में पाया जाता है। क्लियर? तो देखिए, ये जो अपना टॉपिक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले। एक जो टॉपिक है इसमें आपने एक लिंगी और द्विलिंगी यानी कि जीवों को लिंग के आधार पर परिभाषित या बांटा गया है। तो कुछ होते हैं एक लिंगी जीव और कुछ होते हैं द्विलिंगी जीव। क्लियर? चलो अब देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले। और इसके बाद में हम अब आगे बात कर रहे हैं इनकी गुणिता के ऊपर। देखिए, जो भी जीव है ये विशेष जो गुणसूत्र है उनको धारण करते हैं, है ना, और उन्हीं गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर जीवों को हम दो भागों में बांटते हैं, जैसा हमने पहले बात की भी है। एक होता है द्विगुणित, एक होते हैं द्विगुणित जिसको अपन 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है अगुणित जिसको हैप्लॉइड या n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब देखिए, द्विगुणित किसी भी जीव में जितने गुणसूत्र होने चाहिए उसका कंप्लीट गुणसूत्रों का अगर समुच्चय है ना, तो मैं अगर इसको बात करें तो यूं लिख सकते हैं, संपूर्ण गुणसूत्र युग्म, है ना। तो संपूर्ण अगर गुणसूत्र युग्म अगर मौजूद है तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड या द्विगुणित। और अगर उसका आधा है ना, आधे गुणसूत्र उसको बोलते हैं अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं मानव। तो मानव के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 46। तो जो 46 क्रोमोसोम है, 46 जो गुणसूत्र हैं, उनको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि कोई विशेष जो कोशिकाएं, इसी ध्यान रखिए, ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को आपके कायिक कोशिकाएं भी कहते हैं। कायिक कोशिकाएं भी कहते हैं। और इन कोशिकाओं में अगर गुणसूत्रों की संख्या अगर आधी हो जाए, है ना,
तो यानी कि 46 के आधे 23। तो ऐसे समुच्चय को n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमने यहां तक जनन प्रावस्था और जनन प्रावस्थाओं के अंदर हमने बात की कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कौन कौन से जनन काल होता है और हर जनन काल के आधार पर जीव जनन कैसे करता है। फिर हमने उसमें मध्य चक्र और आतप चक्र के बारे में बात की। उसके बाद में हमने बात की कि लिंग के आधार पर जीवों के प्रकार, एक लिंगी या दूसरे द्विलिंगी। क्लियर? और उसी को उभयलिंगी भी कहते हैं। फिर हमने बात आगे की कि द्विगुणित या अगुणित अवस्था किसे कहते हैं। तो जो द्विगुणित अवस्था है उसमें संपूर्ण गुणसूत्र धारण किया जाता है कोई जीव, और उसी जीव में अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी, यानी कि जो आधे गुणसूत्र हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको आपके हैप्लॉइड या अगुणित कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो भी द्विगुणित जो अवस्थाएं हैं, उन द्विगुणित अवस्थाओं को कहा जाता है बीजाणुद्विध। बीजाणुद्विध अवस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं? बीजाणुद्विध अवस्था कहा जाता है। इनको एक जीव के संपूर्ण जीवन काल में जो भी द्विगुणित अवस्था है उसको बीजाणुद्विध या स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं। क्लियर? और संपूर्ण जो अगुणित प्रावस्थाएं हैं, उन अगुणित प्रावस्थाओं को कहा जाता है आपके युग्मकोद भिद अवस्था। और इसी को कहा जाता है इंग्लिश में गैमेटोफाइटिक स्टेज। क्या कहा जाता है? गैमेटोफाइटिक स्टेज। क्लियर? तो आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। कुछ उदाहरण की अगर बात करें, जैसे मनुष्य में हो गया, हमने जैसे मनुष्य में बात की कि 46 क्रोमोसोम। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप लिखना चाहें, जैसे कुत्ता है ना, तो कुत्ते के अंदर 78 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड। उसके अलावा अगर बात करें आपके चूहे में होते हैं 42। कितने होते हैं? 42। उसके अलावा बात करें प्याज, तो प्याज में होते हैं आपके 32। तो ये सभी जो है ये इनकी डिप्लॉयड कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? चलो, तो स्टूडेंट्स, हमने यहां तक द्विगुणित और अगुणित जो समुच्चय हैं उनके ऊपर हमने बात की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, टॉपिक समझ में आए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।